हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे और मैं विश भी करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सेफ और अच्छे से रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस का सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। अब मेरा पहला एक सवाल है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ कि एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है, या एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसका, कि इकोनॉमिक पैसा कमाने के लिए या पैसों के सेक्टर में वो क्या क्या करती है। और अब सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के मतलब नज़र से देखें तो बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या करती है, ठीक है, या क्या क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर, क्या क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर नीडेड टू सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेसमैन को वो सारा सामान बनाना चाहिए जो कि सोसाइटी का नीड हो, सोसाइटी का ज़रूरत हो। ठीक है, आज के दिन में आप जूम यूज़ करते हैं, जूम ऐप यूज़ करते हैं, आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं वीडियो क्लासेस करने के लिए। तो ये क्या है, मतलब कि लॉकडाउन हुआ या वर्क फ्रॉम होम का कंडीशन आया, या कहीं हमें दूर से बात करना है अपने कस्टमर से और वो भी एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सोसाइटी का ये डिमांड था कि नहीं, हमें ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकें। आज के दिन में गूगल मीटिंग है ना, वहाँ पे भी आप जाकर बहुत सारे लोगों से एक साथ इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। तो ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है कि मतलब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोसाइटी का बात को, सोसाइटी के डिमांड को रखते हुए वैसा प्रोडक्ट बनाया, वैसा सर्विसेज दिया। तो एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन वही हो सकता है जो क्या करेगा, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को देखते हुए, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो वैसा गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये जो कंसेप्ट है बिग बाजार का, ठीक है, या शॉपिंग मॉल का, ये कंसेप्ट कहाँ से आया। लोगों का एक प्रॉब्लम था कि लोग जब घर से शॉपिंग करने निकलते थे तो क्या होता था कि उन्होंने घर में लिस्ट बना के निकाला या घर में सोच कर गए कि मुझे ये सामान खरीदना है। अब होता क्या था कि बहुत सारे सामान तो वो घर में ऐड करना भूल जाते थे, या फिर बाहर निकलते निकलते क्या होता था, शॉपिंग करते करते क्या होता था, वो जो कुछ आइटम्स थे उसको भूल जाते थे। तो किसी को लगा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि एक छत के नीचे सारे आइटम्स आ जाएं। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई इंसान भूल गया कोई सामान लेना, तो क्या हो, उसे वो सामान देख कर याद आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या था, रिक्वायरमेंट था, और इस कंसेप्ट को, लोगों का रिक्वायरमेंट को समझते हुए किसी एक बिजनेसमैन ने क्या कंसेप्ट निकाला, शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट निकाला। ठीक है, तो आज देखिए वो बिजनेस कितना राइज कर रहा है। तो बिजनेस राइज कैसे करेगा, आपका बिजनेस अच्छा कैसे होगा, आप बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होंगे, उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वो सामान, वो सर्विस देना है जो कि बनाकर बेचना है, या आपको वो सामान, वो सर्विस प्रोवाइड करना है जो कि सोसाइटी का डिमांड हो। आपके घर के आसपास लोगों को प्रॉब्लम है कि उनका जो किराने का सामान है, घर का जो सामान है, वो लाने के लिए उन्हें बहुत दूर बाजार जाना पड़ता है। तो जो आपके घर के आसपास पहला गल्ला माल दुकान, पहला किराना दुकान जो भी खोलेगा, उसको बहुत फायदा होता है। एक्चुअली बिजनेस यही है कि आप क्या करें, सोसाइटी का, आपके आसपास के लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही एक तरह का बिजनेस होता है। आप ऐसा कुछ आइडियाज़ लेके आइए जिससे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझ गए कि हमें कैसा गुड्स बनाना चाहिए, हमें कैसा गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें उन सब गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या उन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए जो कि हमारे सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सप्लाई ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब आपको गुड्स एंड सर्विस आपने देना है, ठीक है, आप सोच लिए कि नहीं, हमारे सोसाइटी में इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये गुड्स या ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अब
सबसे बड़ी बात क्या है, उस गुड्स और उस सर्विस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस गुड्स और उस सर्विस का क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। अगर आप बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, कस्टमर आपके सेटिस्फाइड रहेंगे और उनसे आपको बहुत सारा नए नए कस्टमर्स मिलेंगे, उनसे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपके बिजनेस का नाम होगा एंड ऑल दैट। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्या कि जो भी गुड्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ना थर्ड पॉइंट क्या है, कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। ये एक बिजनेसमैन का या किसी भी बिजनेस का ये एक और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, वो क्या करे, वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट करे, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे। अब मैं जो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या उससे जो भी मैं लाभ कर पा रहा हूँ, उसका मैं अपना इनकम टैक्स पे करूँ। जो मैं इनकम कर रहा हूँ उस इनकम के अनुसार मैं फेयरली गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करूँ, क्योंकि मैं आज गवर्नमेंट के मदद से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये अटमोस्ट ड्यूटी है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता हूँ, टाइम पे मैं अपना टैक्स पे करूँ। तो ये बेसिक इस लाइन का मीनिंग कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, या कोऑपरेशन टू गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे टाइम पे टैक्स पे करना। इसके अलावा गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करे उसको फॉलो करना। ये दो बातें यहाँ पे आती है। कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट में दो बातें आएंगी। पहली बात क्या आएगी कि मैं टाइम पे टैक्स पे करूँ, और दूसरा कि मैं गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँ। सपोज गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि नहीं, आपको शाम को 7 बजे के बाद दुकान बंद कर देना है, तो मैं दुकान खोल के रखूँ, तो ये सही बात नहीं है। ये मेरा फर्ज बनता है कि नहीं, मैं शाम को 7 बजे के पहले दुकान अपना बंद कर दूँ, या शनिवार रविवार को बंद रखना है दुकान, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करूँ। ठीक है, तो मुझे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है या मुझे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, चौथे पॉइंट के बारे में, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर समझिए कि बिजनेस लोग क्या क्या सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे नौकरी देना है, मुझे नौकरी करना है, लेकिन एक बिजनेसमैन का ड्रीम होता है, एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं 10 लोगों को नौकरी दूँ, मैं 10 लोगों को रोजगार दूं। तो ये एक बिजनेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो समाज में बहुत सारे लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, रोजगार दे सके। एक बात यहाँ पे मैं फिगर बात करना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में 15% लोग बिजनेस करते हैं। कितने परसेंट? 15% लोग बिजनेस करते हैं और 85% ऑफ लोग जॉब करते हैं। ये 85% ऑफ लोग जॉब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी जो 15% हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो 15% बिजनेस नहीं करें तो ये 85% को जॉब मिलने वाला नहीं है। आज के दिन में रिलायंस ये सोचे कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपना कंपनी बंद करता हूँ। क्या होगा? जस्ट इमेजिन कीजिए क्या होगा। लोग बौखला जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे, है ना। इंडियन गवर्नमेंट पागल हो जाएगी। आज सपोज टाटा ने ये सोच लिया कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो चलो एक काम करता हूँ कि अब बिजनेस बंद कर देता हूँ, टाटा कंपनी बंद कर देता हूँ। क्या होगा? लोग बौखला कर मर जाएंगे। कितने लोग टाटा से जुड़े हुए हैं। तो ये छोटा सा बात है, आप मतलब बोलने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन देखा जाए इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि क्या कि आज के डेट में आप क्या कर रहे हैं, 10 लोग को ही सही, आपका बिजनेस जैसा है, छोटा बिजनेस है तो उसमें 1 लोग को आपने उसको जॉब देके रखा हुआ, थोड़ा मीडियम साइज का बिजनेस है, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में 10 लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बिजनेस है 100 लोग काम कर रहे हैं। मतलब क्या, आपने आज के डेट में ये जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कंट्री में क्या एम्प्लॉयमेंट का, उसको आप दूर करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट आपका, मतलब फोर्थ आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। मतलब क्या, अब
बिजनेसमैन होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि सोसाइटी को आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दें। फॉर एग्जांपल डोनेशन के टाइप पे, या आपने एक स्कूल खोल के रखा हुआ है ना, या स्कूल खोलने में आपने हेल्प किया है, या अगर मान लीजिए जैसे ये कोई पेंडेमिक हुआ है ना, या जो कोई पुराना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया उसमें आपने सोसाइटी को हेल्प किया है कुछ डोनेट करके। आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज के दिन में क्या कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, है ना, कुछ को मतलब रहने के लिए ये फैसिलिटी दे रहे हैं वगैरह, कोई पीएम फंड में दे रहा है पैसा, कोई सीएम के फंड में पैसा दे रहा है। तो जैसा भी हो, जैसा भी बन पड़ता है आपको, आप उस तरह से कंट्रीब्यूट करें। तो ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा। क्या क्या था, एक बार रिकैप ले लेते हैं। पहला था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, विच आर रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। आपको वो सामान बनाना है जो कि सोसाइटी को दरकार है, जो कि सोसाइटी की नीड है। दूसरा, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि वो गुड्स, वो सर्विसेज आपका अच्छा क्वालिटी का हो, ठीक है, बेटर क्वालिटी का हो। तीसरा, आपको गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है, और ये आप कैसे करेंगे, टाइम पे टैक्स पे करके और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को रोजगार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। और 5वां क्या है कि आपने सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस करना है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये 5 बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कि मैं एक इंसान हूँ और मैं बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ, तो बिजनेस मेरे लिए क्या चाहेगी, पर्सनली किसी एक इंसान के लिए बिजनेस क्या कर सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, कि एक इंसान जो है वो बिजनेस से उसको क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, या बिजनेस, एक बिजनेस जो है वो एक इंसान के लिए क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द टारगेट्स, है ना, विच इज टेकन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म। अब जितना भी ह्यूमन या जितना भी इंडिविजुअल हम लोग हैं जो एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस से क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है, कम्पिटिटिव सैलरी या फेयर सैलरी। इसमें क्या है कि जो इंसान जितना काम कर रहा है, हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारे वर्कर्स जो जैसा काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब से सैलरी देना, ठीक है। अगर आप जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप फेयर सैलरी दोगे तो होगा क्या कि वो मोटिवेटेड फील करेंगे। सबसे बड़ा बात कि वो क्या होगा, उनको क्या होगा, वो मोटिवेटेड फील करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके देंगे, है ना। दे विल परफॉर्म मच मोर बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, उनको आप फेयर सैलरी दीजिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है बेटर वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब क्या कि जितने भी लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सबको आप एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि साफ रहे, ठीक है, उसके पास वहाँ पे जो काम करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास रहे, ठीक है। अभी मान लीजिए एक कोई मैकेनिकल इंजीनियर है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में काम करने के लिए गया, उसके पास जो वो टूल्स चाहिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो टूल्स नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएगा। आज अगर मेरे पास काम करने के लिए इंटरनेट नहीं है तो मैं कैसे ये काम ऑनलाइन क्लासेस आपको दे पाऊँगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि जो वर्कर्स उनके पास हैं, है ना, उन वर्कर्स को काम करने में जो जो चीज़ चाहिए, जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना। क्लियर। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना, दैट इज सेफ्टी का ध्यान रखना कि वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए। इस सेफ्टी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारा माइनिंग काम होता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ पे उनको हेलमेट प्रोवाइड करके देना, है ना, उनको शूज़ प्रोवाइड करके देना वगैरह वगैरह, ये सब जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, अपग्रेडिंग स्किल्स फॉर एम्प्लॉयज़। मतलब क्या कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या चाहिए, एक बिजनेस को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें।
प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, सपोज कम्युनिकेशन स्किल उनका डेवलप हो, सपोज उनके पास कुछ नया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या कोई नया स्किल सिखा सकते हैं, कैसे क्लासेस करना। जैसे हम टीचर हैं तो हमारे लिए क्या होगा, कैसे क्लासेस करना चाहिए, कैसे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए, कुछ टूल्स वगैरह है जो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए पढ़ाई कराने के समय या पढ़ाने के समय, क्या क्या टूल्स यूज़ करना चाहिए, है ना, कैसे क्लास को इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब ट्रेनिंग दोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा, है ना। तो फिर से वो उसको मोटिवेशन फील होगा, फिर से वो सेटिस्फाइड फील करेगा कि नहीं, मैं इस कंपनी में आज 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो जब मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया था तो वो 5 साल पहले आया था, तो उस समय जो मैं था, आज 5 साल के बाद मैं कुछ बेटर इंसान, आई एम समवन बेटर, आई एम समथिंग बेटर, ठीक है। उसको ये फील होना चाहिए। और ये बेटर कहाँ से हुआ, मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ये ट्रेनिंग्स वगैरह मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हर इंसान का ये एक एम होता है कि जो उसने काम किया है उसको प्रेज मिले। कोई अगर अच्छा काम करे, कोई अगर मेहनत करे तो उसको प्रेज मिलना चाहिए, है ना। आप भी जैसे हम लोग जैसे करते हैं ना, टॉप 10 वाले को जो स्टैंड करते हैं, है ना, उनको रिकॉग्निशन मिलता है ना। अब आप अपने स्कूल में जो 85% से अब लाए हैं उसको अलग रिकॉग्निशन मिलता है। जिन्होंने स्टार मार्क्स लेकर आया है इन असम गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ अलग करती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी मेहनत करता है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको हमें प्रेज करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें ये टारगेट लेना पड़ेगा कि मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको साल में एक दिन, फॉर एग्जांपल के तौर पे फाउंडेशन डे हो गया या कंपनी का एनुअल डे हो गया, या किसी भी चीज़ का, है ना, कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन में उनको प्रेज करना कि ये फलाना इंसान है, इन्होंने इस साल बेस्ट एम्प्लॉय का, है ना, मतलब खिताब जीता है ना, या बेस्ट एम्प्लॉय का या हाईएस्ट सेलिंग का इनको प्राइज़ मिला है, ठीक है। इन्होंने इतना हार्डवर्क किया, उसके लिए कंपनी उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, फॉर एग्जांपल ट्रिप दे रही है या कुछ गिफ्ट दे रही है। तो इससे क्या होता है, जब सबके सामने मुझे प्रेज मिलेगा, सबके सामने जब मुझे सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, तो क्या होगा, उससे मुझे और अंदर ही अंदर मोटिवेशन मिलेगा कि अगली बार फिर मुझे उतना अच्छा काम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होना चाहिए कि हमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या हमारे परफॉर्मेंस का प्रेज होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपने सुना होगा कि आप अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं या बड़ा भाई, कोई भी रिलेटिव हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बोल रहे थे, बोले आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में मीटिंग है। तो मीटिंग है, मीटिंग में क्या काम तो मीटिंग में काम ये होता है कि जो कंपनी है या जो मैनेजर है वहाँ का, वो जो भी अपना प्लान बनाया है या टारगेट बनाया है, वो अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करेगा। तो जब वो टारगेट अपना टीम मेंबर के साथ शेयर कर रहा होता है, तो उस समय क्या देखा जाता है कि शेयर करते समय अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, हम उनसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। सपोज इस बार हमें 10% सेल्स को इंक्रीज़ करना है, कोरोना वायरस आया, इसके कारण क्या हुआ, हमारा सेल्स इफेक्ट हुआ। तो हमने एक बार मीटिंग बिठाई, ठीक है, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आए। अब हमें डिसाइड करना है कि हम अपना सेल्स कैसे इंक्रीज़ करें, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सेल्स। तो उस समय क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने उन सबको, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाकर बिठाया हुआ है और मैं उनसे पूछूं कि बताइए भाई साहब, या आप लोग कुछ एडवाइस कीजिए कि मेरा सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो, है ना, इस बार कंपनी का सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो। तो उसमें क्या होगा, है ना, उस समय क्या होगा, जब हम ये सोचते हैं कि तो वहाँ से कोई आंसर आता है तो क्या होगा, और उसका आंसर को हमने एक्सेप्ट किया, किसी ने बोला सर हम सेल्स इंक्रीज करने के लिए ये कर सकते हैं, और अगर मैंने उन्हें ये कहा कि हाँ ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी लगी सुन के, हम इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, अगली बार से वो तो मोटिवेट होगा ही, ठीक है, अगली बार वो खुद फिर नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो वर्कर्स हैं
वो भी मोटिवेटेड होंगे, वो भी नए नए आइडियाज़ देना चाहेंगे हमारे पास, है ना। तो इससे अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, हम उन्हें मिलेगा और साथ में उनका सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे इस जॉब से कि नहीं हमारे यहाँ पे हमारे इस जॉब में मेरा बात को रखा जाता है, हमारी बातों को रखा जाता है, हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब आप किसी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को इसका पार्ट समझेगा, वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझेगा, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या था, एक बार फिर से चेक कर देते हैं। फर्स्ट वाज कॉम्पिटिटिव सैलरी, फेयर सैलरी देना चाहिए। सेकंड, बेटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो जो कि सेफ सिक्योर हो एंड विथ फुल ऑफ यूजफुल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हमें काम करने के लिए चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमें उनको रेगुलर लेवल पे ट्रेनिंग और मोटिवेशन देना चाहिए। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग परफॉर्मेंसेस, मतलब क्या कि जो वो काम किए हैं पूरे साल उनके परफॉर्मेंस को हमें रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए। और लास्ट क्या है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या कि जितना भी डिसीजन मेकिंग हो हमें डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये था हम लोग का सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।